यस, देखिए कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस एंड मिरर। मतलब कैसा, देखो एक लेंस और एक स्फेरिकल मिरर या प्लेन मिरर बिल्कुल पास पास में रखे हुए। जैसे ये एक कॉन्वेक्स लेंस है और मानो कि इसकी राइट साइड को मैंने क्या कर दिया, रिफ्लेक्टिंग बना दी। तो इसको हम कैसे ट्रीट कर सकते हैं? लेंस प्लस मिरर, कॉन्वेक्स लेंस प्लस कॉनकेव। ये जैसे ये है, इसकी राइट साइड को हमने पॉलिश कर दिया, तो इसको कैसे ट्रीट कर सकते हैं? कॉनकेव लेंस प्लस एक कॉन्वेक्स मिरर। या ये कैसे? प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस प्लस कॉनकेव, इस तरह से इनको माना जाता है। तो अब इसका इक्विवेलेंट का क्या फॉर्मूला, पहले तो ये बात अपन समझें। देखो ये पूरा का पूरा कॉम्बिनेशन लाइट को रिफ्लेक्ट ही कर रहा होगा ना। जैसे इधर से लाइट आएगी तो रिफ्रैक्ट होके वापस लेफ्ट में पहुंच जाएगी। तो ओवरऑल क्या काम कर रहा है, लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा है, साथ में 2 बार रिफ्रैक्ट भी कर रहा है, लेकिन गई आई, है ना। ऐसे आर पार तो नहीं निकली ना इसके। ये भी क्या करेगा, लाइट को रिफ्लेक्ट करे। तो ये जो कॉम्बिनेशन है ना, इट कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस एंड मिरर behaves like a spherical mirror, having focal length f equivalent, where 1 by f equivalent is equal to 1 by fm minus 2 by f, है ना। मतलब this whole combination will can be replaced by a spherical mirror having this much focal length। मतलब क्या है, अब जैसे इस कॉम्बिनेशन के सामने कोई ऑब्जेक्ट रख दिया और हमसे पूछा जाए कि बताओ भाई उस ऑब्जेक्ट की ये कॉम्बिनेशन इमेज कहाँ पे बनाएगा, तो हम इक्विवेलेंट फोकल लेंथ तो पता लगा लेंगे। और इक्विवेलेंट फोकल लेंथ पता लगाने के बाद फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे? फॉर्मूला यूज करेंगे 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, है ना। वाई? बिकॉज
the combination behaves like a spherical mirror of focal length f. ये बात समझ में आ रही है बच्चों सबको? अगले पेज पे चला जाए। कैन वी मूव ऑन टू नेक्स्ट पेज? थोड़ी देर रुकने को कह रहे हैं कुछ लोग। ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ, then also even if the straight surface is polished, तब इस केस में क्या होगा? तब भी यही फॉर्मूला लगा सकते हैं। उस केस में मिरर जो हो जाएगा आपका वो प्लेन मिरर हो जाएगा, राइट? देखो एक बच्चे क्वेश्चन पूछ रहे कि सर अगर प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस की प्लेन सरफेस पॉलिश कर देते हैं, मतलब उनके कहने का मतलब ये है कि ऐसा कोई अरेंजमेंट हो जाता है। कोई बात नहीं, हम यही फॉर्मूले से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये एक प्लेन मिरर और प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस के जैसा हो जाए, है ना? बस अब ये जो मिरर बनेगा, इस मिरर की फोकल लेंथ इंफिनिटी ले लेंगे। अब एफ एम को क्या ले लेंगे? इंफिनिटी। हाँ बच्चों, नोट कर लिया? ओके ओके, तो हम अगले पेज पे चल रहे हैं। देखो जैसे करते हैं, मान लो हमसे कहा जाए कि प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस has a focal length of 20 centimeter and is made of material of refractive index 3 by find its equivalent focal length
if plane surface is silvered and part 2 क्या है, spherical surface is दो अलग अलग पार्ट हैं। मतलब क्वेश्चन को अगर अपन समझें तो क्या है, एक प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस था, एक पार्ट में हमने क्या किया, प्लेन सरफेस को सिल्वर्ड कर दिया, दूसरे पार्ट में स्फेरिकल सरफेस को सिल्वर्ड। ठीक है, तो पहले पहले पार्ट की बात कर लेते हैं। ये हो गया कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेन मिरर एंड प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। तो एफ एम तो हो जाएगा इन्फिनिटी, और फोकल लेंथ ऑफ लेंस तो हमें दिया गया है 20 सेंटीमीटर। तो एफ इक्विवेलेंट के लिए हम लिख देंगे 1/fm -2/f। इसका मतलब 1/f इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, 1/फोकल लेंथ ऑफ मिरर -2/फोकल लेंथ ऑफ लेंस। तो 1/f इक्विवेलेंट आ जाएगा -1/10, या f इक्विवेलेंट को लिखेंगे -10। नेगेटिव फोकल लेंथ क्या बता रहा है, दैट कॉम्बिनेशन बिहेव्स लाइक अ कॉनकेव मिरर। क्योंकि नेगेटिव फोकल लेंथ तो कॉनकेव मिरर की होती है, मिरर की तरह से तो काम करेगा ही। पॉजिटिव फोकल लेंथ आ जाती तो बोलते कॉन्वेक्स मिरर, नेगेटिव फोकल लेंथ आ गई तो बोलेंगे कॉनकेव। और रेडियस 20 सेंटीमीटर। अब ये सेकंड पार्ट में हम इसको कैसे ट्रीट करेंगे, एज कॉम्बिनेशन ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस एंड अ कॉनकेव मिरर। देखो फोकल लेंथ ऑफ लेंस तो हमें यहाँ भी दी हुई है 20 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ ऑफ मिरर को क्या लिखेंगे,
देखो इस सरफेस की अगर रेडियस r है तो इस वाले की भी r ही होगी, तो फोकल लेंथ ऑफ मिरर को लिखेंगे, क्योंकि कॉनकेव मिरर है, -r/2 लिखेंगे, r की जरूरत पड़ेगी। ये जो 1/fl है उसके लिए लिख दें 1/fl 1/20 इक्वल टू 3/2/1 -1 इंटू 1/infinity -1/-r, तो आ जाएगा 1/20 इज 3/2 -1, 1/2 इंटू 1/r, तो r की वैल्यू आ जाएगी बेटे 10 सेंटीमीटर। तो एफ एम कितना हो जाएगा, -5। तो अब 1/f इक्विवेलेंट क्या लिखेंगे, 1/f इक्विवेलेंट को लिखेंगे 1/fm -2/fl -5 -2/20 -1/5 -1/10, तो ये कितना आ जाएगा बेटे, यहाँ से 10 एलसीएम लें, -2 -1, एफ इक्विवेलेंट आ जाएगा -10/। तो इस केस में क्या है, कॉम्बिनेशन बिहेव्स लाइक कॉनकेव मिरर, क्योंकि नेगेटिव फोकल लेंथ है ये, ऑफ रेडियस 20/3 सेंटीमीटर और फोकल लेंथ 20/3। की बात समझ में आती है बच्चों? प्रीवियस पेज, प्रीवियस पेज देखना चाहते हैं वो अभी मैं करता हूँ, है ना, ये रहा। ये हो गया बच्चों।
देखो बेटे, हम्म, ओके, वी कैन, हाँ, यस यस, ये यहाँ पर क्या है? देखो एक क्वेश्चन करते हैं। देखो कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि लेंस जो है वो भी दो लेंसेस से मिलके बना हुआ और साथ में एक मिरर भी, मतलब ऐसा है। ये जो हमें दिया गया है ये एक इक्वी कॉनकेव लेंस है, जिसकी फोकल लेंथ हमें दी गई है कितना, -30 सेंटीमीटर, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 2। और इस वाले पार्ट में हमने क्या कर दिया, वाटर फिल कर दिया, और उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 4/। और ये लोअर सरफेस को हमने क्या कर दिया, सिल्वर कर। हमें क्या पता करना है, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द अबव सिस्टम an object must be placed so that the image is formed on the object again. So that the image is formed on the object.
तो बेसिकली इस क्वेश्चन में करना क्या है बेटे, एफ इक्विवेलेंट पता करना है और एफ इक्विवेलेंट पता करके हमें ये पता चल जाएगा कि क्या ऐसा पॉसिबल भी है क्या नहीं। देखो ऐसा पॉसिबल तो एक ही केस में पॉसिबल है। कब? जबकि ये कॉनकेव मिरर की तरह से बिहेव करना चाहिए। अगर कॉनकेव मिरर की तरह से बिहेव नहीं करेगा तब तो ऐसी पॉसिबिलिटी है ही नहीं है, राइट। तो विल हैव टू फाइंड इट्स इक्विवेलेंट फोकल लेंथ एनीवेज। तो वो कैसे पता करेंगे भाई? आप जब फॉर्मूला लगाएंगे 1/f इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/fm माइनस 2/fl, तो यहाँ पर 1/fl इज ऑल्सो कॉम्बिनेशन ऑफ टू लेंसेज, तो 1/f1 प्लस 1/f2 लिखना। और what you can write is 1/f equivalent is equal to 1/fm minus 2 into 1/f1 plus 1 by दो लेंसेज कौन कौन से हैं देखो इस भाई। एक तो प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस हो गया, एक कॉनकेव लेंस हो गया, और एक साथ में कॉन्वेक्स। ये 4/3 है, ये 3/। कॉनकेव के बारे में हमें दिया हुआ है ये इक्वी कॉनकेव है, मतलब दोनों तरफ रेडियस आर है, और जो इसकी रेडियस है वही प्लेनो कॉन्वेक्स की नीचे वाली सरफेस की रेडियस, और वही रेडियस इसकी। और कॉनकेव की फोकल लेंथ हमें -30 सेंटीमीटर दी हुई, तो हम क्या लिख देंगे, -1/30। ये आर की जरूरत पड़ेगी क्योंकि हमको, तो -1/30 इज इक्वल टू 3/2/1 इंटू 1/-r माइनस 1/+r, तो आ जाएगा -1/30 इज 3/2 -1 को 1/2 लिखें, और ये हो जाएगा -2/r। तो r की वैल्यू 30 सेंटीमीटर। r की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटे? 30 सेंटीमीटर। ये इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 दिया हुआ है शायद हमको, है ना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें दिया हुआ है 2, तो 3/2 नहीं करेंगे, क्या करेंगे, 2 - 1 इज 1, तो ये कैंसिल हो जाएगा। r की वैल्यू मतलब कितनी आ जाएगी, 60। अब ऊपर वाले लेंस की फोकल लेंथ पता कर लेते हैं। 1/f(l1) पता, वो हो जाएगा 4/3 - 1 इंटू 1/∞ माइनस 1/-r। 4/3 - 1 इज 1/3 इंटू 1/60, तो ये 1/180। तो 1/f इक्विवेलेंट को क्या लिखेंगे, 1/fm माइनस 2 1/fl1 प्लस 1/fl। fm, ये fm क्या हो जाएगा बेटे, ये हो जाएगा +r/2, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर है तो ये 30 हो जाएगा, -2 इंटू 1/fl1। fl1 आया है 180, और fl2 है कितना, -30, तो ये होगा 1/30 माइनस 1/90 प्लस 1/50।
राइट। यहाँ से हम 90 अगर एलसीएम लें तो 3 3 90, एफ इक्विवेलेंट कितना आ रहा है बेटे 90/8 या कितना 45/4 सेंटीमीटर। अब ये तो कॉन्वेक्स मिरर आ गया। कॉन्वेक्स मिरर के लिए तो ऐसी कोई डिस्टेंस नहीं होती कि इमेज जो है वो वापस ऑब्जेक्ट, सिंस इट कम्स आउट टू बी it has the positive focal length means system behaves like a convex lens. And for convex lens there is no such distance। हाँ हाँ, ये बोल सकते हो पोल पर ऑब्जेक्ट है तो इमेज पोल पे बन जाएगी, है ना। तो डिस्टेंस को 0 बोल सकते हो आप, लेकिन उसके अलावा तो और कोई दूसरी डिस्टेंस पॉसिबल। ये समझ में आया बच्चों सबको? कॉन्वेक्स मिरर, सॉरी नॉट कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स मिरर। मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, लेंस लिख दिया। हाँ, वर्चुअल ऑब्जेक्ट के लिए हो सकता है ये इमेज ऑब्जेक्ट पर ही बना दे, लेकिन वो वर्चुअल ऑब्जेक्ट की बात अपनी मतलब लिख सकते हो, वर्चुअल ऑब्जेक्ट लिख सकते हो, बिल्कुल सही बात। क्योंकि ये फाइनली बिहेव कैसे करेगा, कॉन्वेक्स मिरर की तरह से बिहेव करेगा। तो ये आप बोल सकते हो क्योंकि इसका सेंटर जो है वो इसी तरफ लाई करेगा। इक्विवेलेंट फोकल लेंथ कितनी आ रही है 45/4, तो ये डिस्टेंस आ जाएगी 45/2। तो अगर इस तरह की इंसिडेंट रेज हम इस पर गिरा दें जो कि सेंटर की तरफ डायरेक्टेड है, तो जरूर वो एज इट इज वापस लौट जाएंगे। तो हम बोल सकते हैं कि इट विल बिहेव लाइक, वो सेम जगह पर बना रहा है। वर्चुअल ऑब्जेक्ट के लिए ये कर सकते हैं। देखो एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दूं मैं उसको। तो बेसिकली देखो क्या था, ये सिस्टम दिया हुआ था। हमने कहा इसमें क्या क्या है, एक प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है, एक कॉनकेव मिरर है और एक कॉन्वेक्स मिरर। प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। अब हमें कॉनकेव इक्वी कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ -30 दी हुई है। तो इसकी मदद से मैंने क्या किया, इसकी रेडियस पता लगा दी, है ना। सबसे पहले तो देखो ये फॉर्मूला हमने अप्लाई किया,
ये कॉन्केव लेंस की फोकल लेंथ थी, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 दिया हुआ था, ये 3/2 नहीं दिया हुआ था, ये कितना दिया हुआ था 2, तो ये 2/1 -1 करके रेडियस पता लगा लिया। अब इस रेडियस की मदद से प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ पता लगाई। इसकी फोकल लेंथ पता लगा दी बेटे, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ पता लगा दी, ये फॉर्मूला लगा दिया, तो वो 1/180 आ गई। उसके बाद हमने इक्विवेलेंट का फॉर्मूला लगा दिया, 2/FL। FL की जगह दो लेंस हैं, तो 1/FL को क्या लिख दिया, 1/FL1 प्लस 1/FL2, तो 1/180 प्लस FL2 को लिख दिया कितना, -30। अब तो बस ये हमने कैलकुलेशन करी है, 90 एलसीएम आ गया, 3 -1 + 6, F इक्वलेंट 90/45/4। अच्छा, लास्ट स्लाइड देखना चाहता हूँ, ये रही लास्ट। हो गया, इस स्लाइड का काम हो गया बेटे। जल्दी करिए भाई जिसका। इस स्लाइड में क्या इतना क्या देख रहे हो तुम, ये तो इसमें तो बस दो लाइन तो लिखी हुई है, ये और ये। ओके ओके। D = 0 क्या रखा हुआ है, D = 0, देखो इसमें क्या पूछा था कि इमेज इज फॉर्म्ड ऑन द ऑब्जेक्ट अगेन, अब कहाँ पर हम ऑब्जेक्ट को रख दें कि इमेज वापस ऑब्जेक्ट पर बन जाए। अब मेरा जो ये आ गया है वो एक पॉजिटिव फोकल लेंथ वाला मिरर आ गया है, तो पॉजिटिव फोकल लेंथ मतलब कॉन्वेक्स मिरर की तरह से बिहेव कर रहा है। अब कॉन्वेक्स मिरर के लिए तो ऐसी कौन सी पोजीशन होती है रियल ऑब्जेक्ट की अगर बात करें, तो D = 0 ही होती है, जब ऑब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट पर ही इमेज बन जाए, है ना, बाकी तो और कोई नहीं होती। हाँ, वर्चुअल ऑब्जेक्ट वाली होती है। ठीक है, तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट मान सकते हैं कि अगर हम वर्चुअल ऑब्जेक्ट के लिए बात करें तो इमेज वापस ऑब्जेक्ट पर बन जाएगी। अच्छा, ये जो इक्विवेलेंट वाला जो मसला है, इसमें एक फॉर्मूला और होता है बेटे, कि इक्विवेलेंट फोकल लेंथ ऑफ टू लेंसेस separated by a distance d। तो 1/f इक्विवेलेंट को क्या लिखेंगे, 1/f1 प्लस 1/f2 -d/f1। अगर दो लेंसेज हैं और उनके बीच का सेपरेशन d है,
कहीं भी प्लेस करने का मतलब क्या है, वहीं पे रखेंगे जहाँ पे ये सिस्टम रखा हुआ था ना, उसी जगह पे रखेंगे जहाँ पर ये तीनों रखे हुए हैं, वहीं पे रखेंगे कॉन्वेक्स। सबसे ऊपर की सबसे नीचे बेटे वो सारे थिन है ना, लेंसेज जितने भी अपन बना रहे हैं वो सबके सब क्या है, थिन लेंसेज। तो वो जो आपको उसकी थिकनेस दिख रही है दैट इज नेग्लिजिबल, तो आप सबसे ऊपर रखो सबसे नीचे रखो, एक ही बात है। तो ये वाला फॉर्मूला कब लगाओगे, जैसे आपके पास दो लेंसेज दिए गए हैं, एक इधर एक इधर, और इनके बीच में सेपरेशन है, एक की फोकल लेंथ है f1, एक की f2, f1 f2 को साइन के साथ पुट करना है। ठीक। हाँ, इसमें हम कहेंगे कि वर्चुअल ऑब्जेक्ट के लिए कैसे कैलकुलेशन कैरी आउट करेंगे, देखो वो कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है आपको, बस सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखना है वर्चुअल ऑब्जेक्ट, है ना। तो हमें ये पता है इस मतलब मिरर के सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट होता है तो इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बन जाती है वापस। ठीक है, और सेंटर ऑफ कर्वेचर मतलब लेंथ, डिस्टेंस मिरर से कितनी आ गई, जो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ आई थी उसकी ट्वाइस। हाँ, इसमें जो इक्विवेलेंट सिस्टम आया, इसमें जो मेरा लेंस रखना पड़ेगा, द लेंस having focal length f equivalent must be placed at position minus d f equivalent by f1 from second सेकंड लेंस के रेस्पेक्ट में इतनी पोजीशन पे हमको ऑब्जेक्ट को रखना पड़ेगा बच्चों, तब जा करके ये काम हमारा चलेगा। माइनस माइनस डी कैपिटल एफ बाई f1। मतलब
जो सेकंड लेंस है उससे इतना डिस्टेंस पीछे, दिस मच डिस्टेंस बिहाइंड द सेकंड लेंस, है ना। तो इस फॉर्मूले का बहुत अच्छा एक डेरिवेशन भी है, क्या इसका डेरिवेशन जानना चाहते हो तुम लोग? हालांकि वो हमारे सिलेबस के उतने काम का है नहीं, तो कुछ लोग जानना चाहते हैं, बाकी लोग नहीं जानना चाहते। तो कुछ लोग, मैं उसका डेरिवेशन करके ग्रुप पे भेज दूं, ऐसा करूं क्या? या सब लोग जानना चाहते हैं तो यहीं पे बताओ। देखो बता देता हूँ, है ना, ज्यादा समय नहीं लगेगा। लेट मी एक्सप्लेन इट क्विकली। देखो, ये डेरिवेशन बताने से पहले एक छोटी सी चीज जो है वो मैं बता देता हूँ, कि जैसे ये लेंस है, राइट, ये उसकी ऑप्टिकल एक्सिस है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। वैसे तो दो सरफेस से रिफ्रैक्शन ये करता है, लेकिन हम ऐसे शो कर देते हैं इसको। कैसे शो कर देते हैं? कि जैसे ये रे यहाँ तक मिडिल ऑफ द लेंस तक तो सीधी चली गई, और उसके बाद रिफ्रैक्ट होकर के यहाँ, राइट, मान लेते हैं इस तरह से रिफ्रैक्ट होकर के रे यहाँ पर, मतलब बेसिकली यहाँ ऑब्जेक्ट है तो यहाँ उसकी इमेज बनी। इस एंगल को अगर मैं अल्फा नाम दूं, इस एंगल को बीटा नाम दूं, और ये जो हाइट है इसको एच नाम दूं, अगर मैं इस इंसिडेंट रे को एज इट इज आगे बढ़ा दूं अगर, और इस एंगल को नाम दूं डेल्टा, बेसिकली डेल्टा एंगल ऑफ डेविएशन हो गया। तो डेल्टा को अल्फा प्लस बीटा ऐसा लिख सकते हैं, क्योंकि डेल्टा जो है वो इस पूरे ट्राइंगल का, ए ओ आई ट्राइंगल के लिए एक एक्सटीरियर एंगल है। तो डेल्टा को लिख सकता हूँ अल्फा प्लस बीटा, ये होल ऑफ द लेंस। अब ध्यान दो, अल्फा को अप्रोक्सीमेटली tan अल्फा के बराबर लिख सकता हूँ, जो कि एच अपॉन पी ओ के बराबर, राइट। और बीटा को अप्रोक्सीमेटली tan बीटा लिख सकता हूँ। अपन स्मॉल एंगल ऑफ इंसिडेंस कंसिडर कर रहे हैं, नियर नॉर्मल इंसिडेंट रेस कर रहे हैं, तो बीटा को tan बीटा के बराबर लिख सकता हूँ, वो एच बराबर पी आई के बराबर, राइट। तो बेसिकली ये जो डेल्टा है, डेल्टा की क्या वैल्यू आ गई? एच अपॉन पी ओ प्लस एच अपॉन पी आई, राइट। अच्छा, अगर हम लेंस फॉर्मूला लगाते तो क्या एक्सप्रेशन मिलता मेरे को? 1/v माइनस 1/u इज 1/f। v तो पी आई के बराबर आ जाता, और u जो है वो माइनस पी ओ के बराबर है, तो ये 1/f है। यानी 1/pi प्लस 1/pu की वैल्यू को 1/f लिख सकते हैं। तो इसका मतलब डेल्टा कितना आ जाएगा? h कॉमन ले लें हम, 1/pu प्लस 1/pi ही तो लिखा हुआ है। तो यानी डेल्टा को अपन h अपॉन f लिख सकते हैं, है ना। एंड दिस इट,
itself is a very interesting result कि अगर कोई मैंने नियर नॉर्मल इंसिडेंट रे कंसिडर करी, ठीक है, तो उस रे में जो डेविएशन लेंस प्रोड्यूस करेगा वो इतना प्रोड्यूस करेगा। डेविएशन प्रोड्यूस बाय लेंस, deviation produced by lens in near normal incident rays. नियर नॉर्मल इंसिडेंट रे में ये चीज हमें ध्यान रखनी है, ये डेरिवेशन में हम यूज करें। अब देखो हम कंसिडर करते हैं कि हमारे पास दो लेंसेज हैं और वो डी डिस्टेंस पर एक दूसरे से रखे, they are placed at a separation of d from each other. एक की फोकल लेंथ f1 है, दूसरे की f2 है, इक्विवेलेंट फोकल लेंथ पता करना चाहते हैं। लेंस किसी भी लेंस में जो डेविएशन होगा किसी भी रे का, ना, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट से आने वाली रे का कितना डेविएशन प्रोड्यूस करेगा, इतना h/f के बराबर। पहले लेंस का पोल को P1 बोल देते हैं, दूसरे लेंस का पोल P2। अब देखो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ पता लगाने का मतलब क्या है, वो यही है कि इस कॉम्बिनेशन पर अगर मैं एक पैरेलल रे इंसिडेंट करूं तो वो रिफ्रैक्शन के बाद कहाँ पे जाके प्रिंसिपल एक्सिस को कट कर, राइट। तो देखो पहले लेंस ने मान लो रे को कुछ इस तरह से बेंड कर दिया, और फिर दूसरे लेंस ने इसको अगर मैं आगे बढ़ा देता हूँ तो ये यहाँ पे जाकर के प्रिंसिपल एक्सिस को कट कर रही थी। दूसरे लेंस ने इसको और कन्वर्ज करा दिया और ये फाइनली इस पॉइंट पर जाकर के इंटरसेक्ट करने लगी। इस पॉइंट को नाम दे देता हूँ ए, इस पॉइंट को नाम दे देते हैं कुछ, ये हो गया, राइट। अब ये जो एंगल है इसको हम डेल्टा 1 बोल सकते हैं। ये वाली हाइट अगर h दी हुई है हमें, तो एज पर द प्रीवियस डिस्कशन डेल्टा 1 जो है वो h/f1 के बराबर हो जाएगा, और ये जो एंगल है इसको डेल्टा 2 नाम दे दो। इस एंगल को नाम दे दें डेल्टा 2, तो डेल्टा 2 किसके बराबर हो जाएगा, h/f2। डेल्टा 2 बराबर हो जाएगा h डैश, इस डिस्टेंस को नाम दे देते हैं क्या, h डैश, राइट। और ओवरऑल जो डेल्टा हो गया ना, ओवरऑल डेल्टा से हमारा मतलब क्या है बेटे, कि ये जो मेरी फाइनली रिफ्रैक्टेड रे है इसको मैं आगे बढ़ा रहा हूँ, और इस एंगल को बोल रहा हूँ डेल्टा, राइट। तो ये जो पूरा डेल्टा है, ये वाली डिस्टेंस भी क्या है, ये भी h है,
तो ओवरऑल डेल्टा को मैं लिख देता हूँ एच बाई एफ इक्विवेलेंट, है ना। और वो जो फाइनली जो मेरा लेंस बनेगा ना, उसको इस पोजीशन पे जाके, इसको नाम दे देता हूं मैं डी। इस डी पॉइंट पे मैं लेंस को जाकर के रख, तो ओवरऑल डेल्टा इतना वो प्रोड्यूस करेगा जो कि एच बाई एफ इक्विवेलेंट के बराबर हो जाए। अब देखो, क्या ये जो डेल्टा है वो डेल्टा वन प्लस डेल्टा टू के बराबर लिख सकते हैं, है ना। टोटल डेल्टा कितना हो जाएगा, डेल्टा वन प्लस डेल्टा टू। उसको आप ऐसे भी देख सकते हो कि ये जो ट्राइंगल बन रहा है, ट्राइंगल ए बी डी, ट्राइंगल ए बी डी में डेल्टा एक्सटीरियर एंगल है और डेल्टा वन और डेल्टा टू ये इंटीरियर एंगल। तो डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा वन प्लस डेल्टा टू। अब इन सब की वैल्यू अगर हम रखें तो मेरे को मिलेगा एच बाई एफ इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, डेल्टा टू जब लिख रहे हैं तो उसमें एच डैश आएगा यहाँ, राइट। एच डैश इक्वल टू एच बाई एफ वन प्लस एच डैश बाई, राइट। ऐसा अपन इसको एच बाई एफ इक्वल टू एच बाई एफ वन प्लस एच डैश बाई, एच और एच डैश में डिफरेंस कितना, ये जरा अगर हम देखें तो ये वाली जो लाइन की जो लेंथ है वो एच और एच डैश में डिफरेंस है। इस पॉइंट को मैंने डी नाम दिया, इसको मैं नाम दे देता हूँ कुछ ई, राइट। तो बीई जो है, बीई इज बेसिकली एच माइनस एच डैश। और बीई को कितना लिख सकते हैं बेटे, अगर मैं कंसिडर करूं tan ऑफ डेल्टा वन, tan डेल्टा वन अगर मैं कंसिडर करूं इस वाले एंगल का tan, तो ये देखो ये पूरा एक ट्रायंगल बन रहा है ए बी ई के हिसाब से। तो tan डेल्टा वन कितना हो जाएगा, बीई, बीई डिवाइडेड बाई ए, ऐसा हो जाएगा। तो बी ए ई कितना है, ए ई तो डी है ना, दोनों लेंसेज के बीच की डिस्टेंस। तो जो बीई हो जाएगा वो आ जाएगा डी tan डेल्टा वन, और डेल्टा वन छोटा एंगल है तो इसको डी इंटू डेल्टा वन लिख देंगे। बीई बराबर है एच माइनस एच डैश, तो ये डी डेल्टा वन, ठीक है। या एच डैश को मैं कितना लिख दूं, एच डैश को लिख देता हूं या डेल्टा वन की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो। आप क्या करो, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ डेल्टा वन। तो एच माइनस एच डैश कितना आएगा, डी डेल्टा वन कितना था, एच बाई एफ वन के बराबर। तो यहाँ से एच डैश की क्या वैल्यू आ गई बेटे, एच माइनस डी एच बाई एफ। इस एच डैश को यहाँ पे पुट कर दो, तो एच बाई एफ इक्विवेलेंट ये बराबर आ जाएगा एच बाई एफ वन प्लस
1/f2 into h minus dh by, ये h से h कॉमन आकर के हर जगह से कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास क्या मिलेगा, 1/f इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस d/f1। इसको एक्सपैंड कर दो, ठीक है बच्चों। अब वो लेंस को मुझे इस पोजीशन पे रखना पड़ेगा, किस पोजीशन पे, यहाँ। तो ये डीई डिस्टेंस पता लगानी है। कौन सी डिस्टेंस पता लगानी है बेटे, डीई। अब डीई को क्या लिखूंगा मैं, डीई को बराबर लिख दूंगा बीई डिवाइडेड बाई tan डेल्टा, है ना। इसको लिख दूंगा कितना, देखो, लुक एट ट्राइंगल बीडी, ये बीडीई ट्राइंगल में देख लेते हैं। tan डेल्टा को क्या लिख दूंगा, बीई डिवाइडेड बाई डी। तो डीई की क्या वैल्यू आ जाएगी, बीई, बीई कितना था, एच माइनस एच डैश ही था, और दैट डिवाइडेड बाई डेल्टा, राइट, दैट डिवाइडेड बाई डेल्टा। tan डेल्टा को मैंने कितना लिख दिया, डेल्टा। और h माइनस एच डैश की ये वैल्यू आई थी अपने पास, डी एच बाई एफ वन। एच माइनस एच डैश की क्या वैल्यू आई थी, डी एच में। तो इस इक्वेशन से h माइनस एच डैश की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो ये जो पी डीई डिस्टेंस आ रही वो कितनी आ जाएगी, डी एच बाई एफ वन डिवाइडेड बाई डेल्टा। और डेल्टा को क्या लिखेंगे बच्चों, डेल्टा को लिखेंगे h बाई एफ इक्विवेलेंट। तो ये h से h कैंसिल हो गया, तो डीई की वैल्यू क्या आ गई, डी एफ इक्विवेलेंट बाई एफ वन, जो हमने यहाँ पे लिखा, डी एफ इक्विवेलेंट बाई एफ। और क्योंकि लेफ्ट में रख रहे हैं, है ना, सेकंड लेंस के लेफ्ट में रख रहे हैं, तो इसलिए एक माइनस साइन मैंने यहाँ पे लगाया, ठीक है। ये इसका प्रूफ है ना। मतलब इसको देख लो, ठीक है। इस ज्यादा समय बिताने की जरूरत इस पे नहीं है, घर पे जा करके समझ में आ जाता है तो ठीक है, नहीं आता है तो कोई बात नहीं, फॉर्मूले से तो काम हमारा चल ही जाएगा। और अगर किसी बच्चे को और कोई फिर इसमें डाउट आता है तो फिर वो मेरे को अलग से पूछ लेना व्हाट्सएप पे। अच्छा, लेकिन भाई इतना बड़ा फॉर्मूला पढ़ते हैं तो एक क्यूरोसिटी होती है, भाई कैसे आया है ये फॉर्मूला, तो मैंने फॉर द सेक ऑफ कंप्लीशन उसको बता दिया है। अब देखो आगे जो टॉपिक इसमें हमारा बचा हुआ है वो है डिस्पर्शन। डिस्पर्शन बेसिकली क्या होता है, splitting of white light into component wavelengths upon refraction। इसको क्या बोलते हैं, डिस्पर्शन। रिफ्रैक्शन होने पर ऐसा देखा जाता है, जैसे ये एयर है, एयर से ग्लास में एक वाइट लाइट जब एंटर करती है तो ऐसा देखा जाता है कि ये वाइट लाइट जो है वो क्या हो जाती है, अपनी कंपोनेंट
वेवलेंथ में स्प्लिट कर देता है। सबसे कम बेंड होती है रेड, सबसे ज्यादा बेंड होती है वायलेट, और इसके बीच में एक कंटिन्यूअस तरीके से अलग अलग रेज जो है वो हमको मिलती चली जाती है, और वो प्रॉपर अपने वेवलेंथ के ऑर्डर में हो जाती है। रेड से वॉयलेट तुम जाओगे तो लगातार वेवलेंथ कम होती चली जाती है, पूरा स्पेक्ट्रम मिल जाता है ना। इसको क्या कहते हैं बेटा, इसको बोलते हैं डिस्पर्शन। अब ये होता है, ऐसा क्यों होता है, इसका कारण क्या हुआ, एक कॉची साहब ने बताया। उन्होंने एक फॉर्मूला दिया जिसको कॉचीज फॉर्मूला ही बोलते हैं, और वो कहता है कि यार ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम की आप बात करते हो ना, ये एक्चुअल में वेवलेंथ पे डिपेंड करता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम अदर देन एयर और वैक्यूम डिपेंड्स ऑन वेवलेंथ। मतलब जैसे हम अगर बात करें ग्लास की, तो ग्लास का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो रेड के लिए, फॉर रेड लाइट, देखो जैसे जैसे लैम्डा बढ़ता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है। रेड के लिए सबसे कम होगा, वॉयलेट के लिए सबसे ज्यादा होगा, है ना। येलो के लिए कुछ मीन वैल्यू आ जाएगी, रेड के लिए उसकी वैल्यू होती है 1.48। ए एंड बी आर कॉन्स्टेंट ऑफ मीडियम। येलो के लिए 1.5, वॉयलेट के लिए 1.5। ए एंड बी आर पॉजिटिव कॉन्स्टेंट्स ऑफ द मीडियम। एन, दिस इज एन, ये एन लिखा। दीज आर पॉजिटिव कॉन्स्टेंट्स ऑफ मीडियम। अब देखो जैसे ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सारे कलर के लिए अलग अलग है, ठीक है। अब जैसे इस पर्टिकुलर डायग्राम में ही आप देखो, व्हाइट लाइट में सारी वेवलेंथ्स प्रेजेंट है, राइट। सबके सबका एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है। जब आप स्नेल्स लॉ लगाओगे तो क्या लिखोगे, 1 × sin I। एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबके लिए सेम होता है, लेकिन आगे लिखोगे n ऑफ ग्लास इंटू साइन आर। तो साइन आर की क्या वैल्यू आ जाएगी बेटे, साइन आई डिवाइडेड बाई एन जी। इसका मतलब क्या है, वॉयलेट कलर के लिए
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है तो उसका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कम आएगा। सबसे कम एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन वॉयलेट कलर का आ रहा है, सबसे ज्यादा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन किसका आ रहा है, रेड कलर का आ रहा है। है ना, सारे कलर। तो कहोगे सर ये अभी तक कहाँ था, ये वाला टॉपिक आप तो अभी एक एंगल ऑफ इंसिडेंस और एक एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ही पढ़ाते थे, ये अचानक से ऐसा कैसे हो गया। भाई देखो, अभी तक हम मोनोक्रोमेटिक लाइट कंसिडर कर रहे थे, वी वर डीलिंग विद सिंगल वेवलेंथ। जब भी हमने रिफ्रैक्शन अभी तक करवाया, एट अ टाइम एक वेवलेंथ की बात हमने करी, ठीक है। एट अ टाइम वी डेल्ट विद वन वेवलेंथ। खाना खा के आओ, क्या मैं काट एट अ टाइम वी वर डीलिंग विद सिंगल वेव, राइट। अब हम मल्टीपल वेवलेंथ्स की बात कर रहे हैं तो उसमें डिस्पर्शन को डील करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, अभी आज हम इतना ही पढ़ते हैं, बाकी अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। हाँ, नोट्स आपको मैं भेज रहा हूँ।